तो पिछली क्लास में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बातें की थी और मेजर एयर पोल्यूटेंट क्या है, एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूटेंट से उनकी कैटेगरी क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन से हैं, है ना, और उनके क्या क्या सोर्सेज है वो हमें याद रखने हैं, और उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पर, और मींस उसके टॉक्सिक इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं ह्यूमन हेल्थ पर, वो आपको याद रखना है। और इन्वायरमेंट पर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, लाइक जैसे जो सभी टॉक्सिक गैसेस है वो बायोडाइवर्सिटी को कम कर रही हैं, ठीक है। कुछ गैसेस है वो ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस कर रही हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। इसी तरह कुछ गैसों के कुछ और इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ये हमें याद रखने हैं। या फिर कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, और इंडिया में कौन से पार्टिकुलर मैटर प्रिवेलिंग है, इस पर आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और अब आप यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है कि करंट अफेयर्स को आपको देखते हुए चलना है। कोई नई डिस्कवरी, कोई नया रिसर्च आ रहा है कि इंडिया में या किसी दूसरे इलाके में वर्ल्ड के, वहाँ पर कोई एक पोल्यूटेंट है, तो अब वो क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है वहाँ की लाइफ पर, है ना, वो सारा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना की, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था बैड ओजोन के बारे में, बुरी ओजोन, या फिर हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में है, या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, जो ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन प्रिवेल कर रही है वो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन से बन रही है, एंड देन फिर ओजोन एक टॉक्सिक गैस है, और वो फिर आपको कुछ हेल्थ हैजार्ड्स देगी, कुछ उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। लेकिन ओजोन लेयर, ओजोन गैस हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जब पहुंच होती है, तब वो हमें गुड ओजोन की तरह बिहेव करने लगती है, तब वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है सोलर रेडिएशन से। यस, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सन से, वो रेज अर्थ पर लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी तक, या एक लिमिटेड इंटेंसिटी तक वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, या फोटोसिंथेसिस को इंड्यूस करती है। बट वो एक सर्टेन इंटेंसिटी से ज्यादा हो जाए, लाइक अल्ट्रावायलेट ए कैटेगरी की है, सी कैटेगरी की वेव्स अगर हमारे ग्राउंड लेवल तक आ रही है, तब फिर वो कुछ हार्मफुल इंपैक्ट्स लेकर आएगी। जैसे जैसे स्किन कैंसर, ह्यूमन हेल्थ की बात करूं तो स्किन कैंसर उससे इंड्यूस होता है, या फिर आंखों में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, ज्यादा एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रेज के आगे अगर होता है तो आंखों में कैटरेक्ट होने लग जाता है। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या इंपैक्ट आता है, आपकी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है, वेजिटेशन कम होने लगती है। वाइल्ड लाइफ पर भी वही सारे इंपैक्ट्स आएंगे जो ह्यूमन हेल्थ पर है, तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सिक, बीमार होती होती धीरे धीरे डिप्लेट करने लग जाएगी। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के इंपैक्ट है, और इससे हमें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सो ओजोन गैस जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एक लेयर बनी हुई होती है, और वो लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है, देखिएगा, ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसको जब यूवी रे उस पर आती है, देन इसकी सारी एनर्जी इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, एंड देन ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम का फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक रे का एक फोटोन आया, उसको इसने एब्जॉर्ब किया, ब्रेक डाउन हो गया। देन फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन होते ही, जैसा कि कल हमने रिएक्शंस में देखा था कि ये जो रेडिकल्स होते हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो नियरेस्ट इनको मिल जाता है उससे जाके वापस से ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। सो अब क्या हुआ, इसको नियरेस्ट अभी यही मिल रहा है, तो अभी इसके साथ फिर से बॉन्ड बना लेगा और फिर से ओजोन बन जाएगा। फिर कोई एक रे आएगी, एंड देन फिर यूवी रे उस पर गिरेगी, एंड देन फिर टूट जाएगा। और ये परपेचुअली हमेशा चलता रहता है, टूटना जुड़ना हाँ, यूवी रेज की एनर्जी से ये टूटता है, टूटना जुड़ना, यानी हर बार यूवी रेज आकर इसको हिट करेगी, ये टूट। हाँ, नहीं नहीं, यूवी रे कर रही है। फ्री रेडिकल भी किसी दूसरे कंपाउंड से ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन यहाँ की मतलब केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है जहाँ फ्री रेडिकल जाकर के किसी दूसरे कंपाउंड को तोड़ के उससे कुछ नया कंपाउंड बना रहा है ना, बॉन्डिंग तोड़ रहा है। बट वो केमिस्ट्री, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ओजोन पर क्या हो रहा है। तो यूवी रेस पर गिरी, ब्रेक डाउन हुआ, फिर फ्री रेडिकल ने फिर से बॉन्डिंग कर ली, फिर ब्रेक डाउन हुआ। तो इस तरीके से जो यूवी रेस सन से अर्थ तक आना चाह रही थी वो यहीं वेस्ट हो जाती है। देख रहे हैं आप, इसको तोड़ने में ही वेस्ट हो रही है, और ये टूटने के बाद
कहीं जा रहा नहीं, फिर से अपने पुरानी फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से लाइक एक मॉन्स्टर की तरह हो गया, जो सन इसको बार बार इसको हटा करके अर्थ तक अपनी यूवी रेज भेजना चाह रहा है, बट सन इस पे हिट करता है, ये टूट जाता है, देन फिर ये मॉन्स्टर फिर से जुड़ के खड़ा हो जाता है, और वो एनर्जी अपनी दे दी तो वो खत्म हो गया, वो फोटोन वो खत्म हो गया तो वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाया। तो इस तरीके से एक मॉन्स्टर की तरह सन से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हंस रहा है, एंड देन फिर टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर हा हा, एंड देन ऐसे कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं इस रिएक्शन को याद करने के लिए आप। और इस तरह से ये रिएक्शन परपेचुअली हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसके अंदर ये चलती रहती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस। ठीक है, अब ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब क्या हुआ कि समथिंग इज हैपनिंग, कि ये जो ओजोन की कंसंट्रेशन है, ओजोन लेयर डिप्लेशन मींस द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एट द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन होल क्या हुआ, तो वहां पर कोई मींस कोई लाइक रियल में कोई होल नहीं बना है, बट उस पर्टिकुलर लाइक हमारी ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक ओजोन की लेयर है, सो इसकी कुछ थिकनेस है, वहां पर उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ये थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, सो कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो डिप्लीशन मींस कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, और लूज होते होते इतना कम हो गया कि यहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो कम हो गई है ना, हाँ थिन हो गई है वहां से, दिस इज कॉल्ड ओजोन होल। वहां पर कोई होल नहीं बन गया अभी, और जैसे ही थिन हो गई है तो जो यूवी रेज आएगी, सो बहुत सारी तो यहाँ पर टूटेगी, लेकिन बहुत सारी नीचे मींस ट्रेसपास कर जाएगी और अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगी। दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन। एंड व्हाट इज ओजोन होल, ए पर्टिकुलर प्लेस इन द ओजोन लेयर वेयर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर और कंसंट्रेशन और ओजोन गैस इज वेरी लो, बहुत कम हो जाए, दैट उस सिचुएशन को ओजोन होल कहते हैं। कंसंट्रेशन कम होते होते एकदम लो हो जाएगा, कि मींस वहां पर थिकनेस बहुत कम रह जाएगी आपकी, सो फिर यूवी रेज आपके आराम से इजीली क्रॉस कर जाएगी और फिर अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगी। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, सो अगेन ये जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव है, और इसको दूसरा कोई रिएक्टिव मटेरियल नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है, सो इसको फिर से बॉन्डिंग में आ रहा है और फिर से ओजोन बना दे रहा है, ऐसा ही हो रहा है नेचुरली। बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं जो और ज्यादा या इसके इक्वलेंट फ्री रेडिकल्स मींस एमिट कर रहे हैं। वो जो फ्री रेडिकल्स हैं अब वो यहां पर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, इसको कैच कर लेंगे, तो ये वापस इसके पास लौट के नहीं आएगा। और कौन से फ्री रेडिकल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को इजीली वो मींस बॉन्डिंग कर लेते हैं, बहुत फास्ट बॉन्डिंग करते हैं कि वो ऑक्सीजन को चांस नहीं देते हैं। दोज आर हेलोजेनस या फ्री रेडिकल ऑफ हेलोजन गैसेस। यस, हेलोजन गैसेस के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इजीली ये काम कर सकते हैं, इवन वो ओजोन की बॉन्डिंग को तोड़ देंगे यूवी रेज से पहले ही। वो बताते हैं अभी क्या होगा, अभी रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये ऑक्सीजन बन के एनवायरनमेंट में चली जाएगी। सो व्हाट आर हेलोजन गैसेस, कौन कौन सी है हेलोजन गैसेस, गैसेस पूछे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना ये है। क्लोरीन सबसे ज्यादा तो रिएक्टिव है फ्लोरीन, है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर 4 हेलोजन गैसेस। और इनकी कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, वो कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इनके फ्री रेडिकल्स रिलीज कर देते हैं। देखिएगा कैसे, एक ओजोन का मॉलिक्यूल है और सपोज यहां पर एक फ्री रेडिकल आया क्लोरीन का, देन ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, ओजोन की बॉन्डिंग को तोड़ेगा और क्लोरीन का ऑक्साइड हाइपो ऑक्साइड बना देगा, मोनो ऑक्साइड बना देगा एंड ऑक्सीजन बना देगा, और ये परमानेंटली इसको अपने पास ही रख लेगा। तो इस ऑक्सीजन को इसका खोया हुआ जो एटम है दूसरा वो नहीं मिल पाएगा, तो ओजोन हमेशा के लिए ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो देगी ऑक्सीजन और
हेलोजन का जो है एक है ना ऑक्साइड दे देगी। सो इस तरीके से फ्लोरीन भी सेम एक्शन करेगा, ब्रोमीन भी सेम एक्शन करेगा। सो ये तीन सबसे ज्यादा ओजोन। अब यहां पर हमने एटमॉस्फेयर में अभी कुछ भी नहीं था, सो ये अपने आप ही यूवी रेज के साथ करता। अब एटमॉस्फेयर में हमने क्या रिलीज कर दिए, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स, ये ऐसे केमिकल्स रिलीज कर दिए जिन केमिकल्स से हमको फ्री रेडिकल मिल गए इन हैलोजन गैसेस के। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये जाएंगे ओजोन के पास, ओजोन को ब्रेकअप करेंगे, ओजोन से एक एटम ऑक्सीजन का ले लेंगे और उसको ऑक्सीजन गैस बना देंगे, है ना। यहाँ पर O2 मींस आपका ऑक्सीजन गैस, जिसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, और ये जो हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर अब ओजोन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे, जितने ज्यादा क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स वहां पर आते जाएंगे, वो ओजोन की मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करके ऑक्सीजन और अपने एक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते जाएंगे, एंड फाइनली आपका ओजोन गैस का कंसंट्रेशन तेजी से कम होने लग जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओजोन लेयर या ओजोन गैस, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं, बस ये बन गया, ये बना रहेगा, है ना। अब ये इसने जो करना था इम्पैक्ट, जो डैमेज करना था वो हो गया, है ना। डैमेज, डैमेज के बाद कुछ डेब्रीज हैं, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक ये ClO। ठीक है, सो अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, है ना, और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से, उनके बारे में जानिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन, methyl chloroform, methyl bromide, freon. These are kind of gases which are used in refrigeration process. ठीक है, then halons, these are also group of gases and these are, अब इनके applications क्या हैं वो आपके लिए important है। So refrigeration, air conditioner and heat pumps, then प्लास्टिक फोम प्रोडक्शन, प्लास्टिक का फोम देखा है, सो उसके प्रोडक्शन में ये सारे हेलॉन्स गैसेस का जो ग्रुप्स हैं, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये यूज होते हैं। देन प्लास्टिक फॉर्म नहीं देखे, जो पैकिंग में एक मोटा सा फॉर्म होता है ना। देन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बनाए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनर की फॉर्म में आपको ये जो क्लीनर के अंदर इसका इन हेलोन्स का और इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। सो प्रिंटेड PCB, है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है क्लीनर के फॉर्म में, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। इवन आप मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास भी जाएंगे तो वो भी कुछ ऐसे केमिकल्स से उसके पहले क्लीनिंग करते हैं, सच काइंड ऑफ, है ना। अब वो केमिकल धीरे धीरे रिप्लेस किए जा रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं देखेंगे। एंड एरोजोल कैंस, जो पहले मींस जो आप डिओड्रेंट वगैरह यूज करते हैं, सो उसमें जो उसको प्रेस करते ही तेजी से प्रेशर के साथ निकलते हैं, जो प्रोपेलेंट उसके साथ, परफ्यूम के साथ एक प्रोपेलेंट मिलाया जाता है, दोज प्रोपेलेंट आर मेड ऑफ दिस फ्रेयन मिक्सचर गैस। प्रोपेलेंट मींस जो प्रेशर के साथ किसी लिक्विड को बाहर धकेले, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोपेलेंट। सो वो आपके परफ्यूम कंटेनर्स में, डिओड्रेंट कंटेनर्स में, जहां पर प्रेशर के साथ जो एरोसोल को कहीं स्प्रेड करना हो, है ना, डिस्पर्स करना हो, ऐसी एक्टिविटीज में जो प्रोपेलेंट यूज किए जाते हैं वहां पर फ्रेयॉन्स वगैरह यूज की जाती है। सो ये इनके एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड देन इन केमिकल्स का नाम इंपॉर्टेंट है। विच फिनोमेना आर कॉजिंग दिस ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो मेजरली कहाँ हो रहा है, हमारे पोल्स के पास में हो रहा है। सो कौन कौन से फिनोमिनाज या कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको इनको मींस एनर्जाइज करती है या इनको बूस्ट करती है टू डू ओजोन लेयर डिप्लेशन, कौन कौन से फिनोमेना। सो वन इज पोलर वॉर्टेक्स, लाइक हमारा अर्थ है इक्वेटर, सो पोलर के पास एक जेट स्ट्रीम होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर के पास में होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम, यहां पर जब विंटर सीजन आ जाता है देन यहां पर एक बड़ा साइक्लोन जनरेट होता है अपर ट्रोपोस्फेयर, और इवन उसकी जो हाइट है वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर तक जाके टच करती है, दैट इज कॉल्ड पोलर वर्टेक्स। ये पोलर वर्टेक्स इंड्यूस करता है क्रिएशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये क्लाउड्स क्या करते हैं, इन क्लाउड्स में एक जो
इनकी कैपेसिटी होती है, दो ही वेदर सिस्टम हमारी अर्थ पर होते हैं जो ग्राउंड से लेकर के किसी पॉल्यूटेंट को स्ट्रेटोस्फेयर तक इंजेक्ट कर सकते हैं। सो पीएससी या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो ग्राउंड से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करता है स्ट्रेटोस्फेयर तक। ये इवन जो विंटर सीजन में दोनों पोल्स के पास जनरेट बनता है, ये फिनोमेना वहां देखता है। तो ये जो पोलर वॉर्टेक्स एक बड़ा साइक्लोन होता है जो विंटर सीजन में पोल्स के पास, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में ये हमेशा हर ईयर बनता है। इसी वजह से अमेरिका में आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस देखते हैं, सी कोस्ट वगैरह सब जम जाते हैं ना अमेरिका में, वो ये इसी फिनोमेना की वजह से। हाँ, ये वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन विंटर में बनते हैं पोल्स के पास लो टेम्परेचर की वजह से, और जेट स्ट्रीम वहाँ पर एयर को ट्रैप कर देती है, ठंडी एयर को। सो वहाँ ऊपर अपर लेवल में हाई कंडीशन प्रेशर कंडीशंस में ये साइक्लोन बनता है। जैसे ये साइक्लोन बनता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनेगा, एंड देन वो जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको ऊपर इंजेक्ट कर लेगा। ठीक है, देन ये सब्सटेंसेस ऊपर जाएंगे, यहाँ ये क्लाउड है, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स और मौजूद होते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, वो इनके साथ रिएक्शन क्रिएट करेंगे, एंड देन फिर इन सब्सटेंसेस से इनके जो हेलोजन गैसेस जो इनके अंदर जुड़ी है उनके फ्री रेडिकल्स इंड्यूस करेंगे। तो लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो इसमें क्लोरीन एंड फ्लोरीन इनके फ्री रेडिकल निकल के आएंगे, है ना। लाइक मेथिल ब्रोमाइड, सो इससे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल निकल के आएगा। सो इस तरीके से ये क्लोरोमीथेन से क्लोरीन में फ्री रेडिकल इंड्यूस करेंगे। सो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ऐसी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर ये केमिकल्स अपने फ्री रेडिकल को रिलीज कर देते हैं, और जैसे ही फ्री रेडिकल रिलीज करेगा सो वहां जाकर के ये ओजोन लेयर डिप्लेशन की रिएक्शंस को इंड्यूस कर देगा या ट्रिगर कर देगा। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इक्वेटर की बात करें, सो इक्वेटर की जो रीजन है यहां पर आपने क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये क्लाउड्स, इन क्लाउड्स के अंदर इतनी पोटेंशियल होता है कि ये भी ग्राउंड लेवल से किसी भी केमिकल को या किसी पॉल्यूटेंट को इंजेक्ट कर सकती है स्ट्रेटोस्फेयर लेवल पर जाकर के। इस तरीके से आपको इक्वेटर पर अगर फिनोमेना होता दिख रहा है सो ये दोनों, एंड इसके अलावा या इन केमिकल्स के अलावा अगर कोई केमिकल की अगर हम बात करें जो इन रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, सो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड क्या था, ये था ना, एंड मीथेन। सब्सटेंस को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी एनर्जी। सो नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन यूजुअली ये डायरेक्ट ओजोन लेयर को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इनको हम अगर याद करते भी हैं तो इसी वजह से याद करते हैं कि दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं ये। बट लॉन्ग टर्म में अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलते तो वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये भी इन केमिकल्स से इनके फ्री रेडिकल्स को रिलीज करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो अब नए रिसर्च से ये पता चल रहा है कि ग्रोइंग कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस इन आवर एटमॉस्फेयर हैव a relationship या are is correlated with the ozone layer depletion। ओजोन लेयर डिप्लेशन से मीथेन गैस का कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, ये ट्रिगर करती है इन रिएक्शंस को। यहां पर जो रिएक्शन के लिए जो फ्री रेडिकल आ रहा है, इस फ्री रेडिकल को रिलीज करवाने के लिए मीथेन गैस एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस कॉम्प्लेक्स बहुत मल्टी स्टेज रिएक्शंस होती हैं, उनके बाद इनको जो फ्री रेडिकल्स के निकलने की जो रेट है उसको बढ़ा सकती है। सो मीथेन गैस की बढ़ती हुई क्वांटिटी जो है तेजी से, अब हमारी अर्थ में मीथेन गैस बढ़ रही है बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है ओजोन गैस, जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के साथ। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो देखिए ऊपर जब विंटर सीजन आता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर आता है तो जेट स्ट्रीम की प्रेजेंस की वजह से यहां पर अपर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है,
और वो बेल्ट यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाता है, वहां से जो एयर है वहां शिफ्टिंग नहीं कर पा रही है विंड्स, तो यहाँ पर एक बड़ा साइक्लोन बनता है अपर ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। ये साइक्लोन एक लंबे टाइम तक बना रहता है और इस साइक्लोन बहुत बड़ा होता है, मीन्स 2000 किलोमीटर तक का इसका जो है रेडियस हो सकता है। ठीक है, ये साइक्लोन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को बनाने का काम करता है और ये क्लाउड्स है इस वेदर सिस्टम की वजह से ट्रोपोस्फेयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर इंजेक्ट हो जाते हैं और ऊपर पहुंच करके ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ये इनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं अपने फ्री रेडिकल्स को रिलीज करने के लिए, जिसमें यूजुअली इन क्लाउड्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड मौजूद होता है और ये लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शंस के थ्रू इनसे यहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन इन एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से ये रिलीज करते हैं। एंड यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स काम करेंगे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बात है, मीथेन गैस की प्रेजेंस भी अब इन रिएक्शंस को और ज्यादा फास्ट पेस में करवा रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। और नई डिस्कवरी क्या है, ये जो होल्स हैं यूजुअली ये पोल्स पर बनते हैं, अब यहाँ पर इक्वेटर के पास में भी एक नया ओजोन होल डिस्कवर किया गया है जिसका साइज 5 to 6 टाइम्स है जो पोलर ओजोन लेयर होल्स से ज्यादा है। ठीक, ये है। तो ये विंटर के टाइम में बनता है? यस, यूजुअली पोल्स पे ये विंटर के टाइम में बनता है। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए जब ये फिनोमेना देखा गया, ये पूरा एक वेदर सिस्टम बनता है, कोई एक क्लाउड नहीं कह सकते इसको, ये वेदर सिस्टम बनता है। इस वेदर सिस्टम के अंदर ये स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आते हैं एंड देन ये क्लाउड्स कैपेसिटी या पोटेंशियल रखते हैं पॉल्यूटेंट्स को ऊपर अपलिफ्ट करने की। यस यस यस, ठीक है। एंड नाउ अब हमें अगर ओजोन लेयर, ये एक अर्जेंट और बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी क्योंकि इसकी वजह से साउदर्न अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यहाँ के सिटीजन्स में कैंसर के केसेस बहुत देखने को मिल रहे थे। एंड देन फिर वो देखने को आ रहा था कि वहाँ पर वेजिटेशन तेजी से वेनिश हो रहा था। सो जब इस पर रिसर्च किया गया है, इसका कॉज क्या है किसी को नहीं मिला। फाइनली कुछ साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और उसको बाद में उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर है। ऊपर ओजोन है, ओजोन होल बन रहा है, यानी ओजोन लेयर में कंसंट्रेशन कम हो रहा है। फिर उन्होंने रिसर्च किया कि ये क्यों हो रहा है। फिर पता चला कि ये केमिकल्स कंट्रीज रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग सॉल्यूशन आप जानते हैं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो अब क्या करें। सो अब इन केमिकल्स के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे जाए एंड उनको रिप्लेस किया जाए, इनके एमिशन को, इन केमिकल्स को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाए। तो उसके लिए फिर कुछ बातचीत शुरू हुई। दैट इज सबसे पहले हुआ 1985 में वियना कन्वेंशन। हाँ, जैसे ही होगा फिर ओजोन, है ना, ओजोन फिर से बनेगी, फिर से। हाँ, ये मशीनरी होती है जो इंडस्ट्री में काम आती है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेल करने के काम में, है ना, प्रोपेल करने के काम में। ठीक है, सो नाउ कैसे इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स किए गए। वियना कन्वेंशन किया गया, दैट इज 1985 में हुआ ओजोन लेयर वियना कन्वेंशन। और यहां पर एक कंसेंट बना, अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एंड देन फिर इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप हो, एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करती रहे। यानी उन्होंने, कंट्रीज ने मिलकर के प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्रॉब्लम है एंड देन फिर उन्होंने क्या किया, अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात नहीं करें, पहले इसको स्टडी किया जाए, क्या रेट है ओजोन लेयर डिप्लेशन की उसको स्टडी किया जाए। सो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, और फिर वो नेशनल गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल बॉडी जो यूएनईपी वगैरह, इनको रिपोर्ट दे वो साइंटिस्ट का ग्रुप कि ये इस रेट से हो रहा है, यूं हो रहा है, इस रेट से केमिकल्स एमिट हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन का रेट ये है XYZ, इस तरह से उन्होंने किया। देन फिर एक इनमें एक फ्रेमवर्क बनाया जो प्रोटोकॉल बनाने के लिए, कि अब हम एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बनाएंगे ताकि इस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। एंड देन फिर सबसे पहला प्रोटोकॉल इन्होंने दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 2 इयर्स के बाद दिया गया, और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल केमिकल्स हैं, इनको फेज्ड मैनर में धीरे धीरे एलिमिनेट करने का इसमें रखा गया।
केमिकल्स की लिस्ट बनाई गई, जो केमिकल्स हैं वो सारे हमने यहाँ पर एनलिस्ट कर दिए गए हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर बैन किए जा रहे हैं और कंट्रीज को फेज्ड मैनर में इनको धीरे धीरे अपने यहाँ से हटाना है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे केमिकल्स हैं और इन्होंने इसकी हटाने की बात की गई। और ये पहला वर्ल्ड का मींस प्रोटोकॉल है जिसमें बाइंडिंग टारगेट रखे गए। हर कंट्री को टारगेट दिया गया कि इस इतना % आपको एमिशन कम करना है, सो इट इज बाइंडिंग। अगर आप नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग टारगेट्स इसको दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे ज्यादा जो एमिशन हो रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज आ रहा था। और इनका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ था? कूलिंग इंडस्ट्री में, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, इन सब में इसमें था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए एक केमिकल इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ लिखा है। ये केमिकल इंट्रोड्यूस किया गया, ये मींस उन्हें रिप्लेस करके उनकी जगह कौन ले रहा है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर्स में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटा। सेम एप्लीकेशन सेम है कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में, है ना। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये जो HFC है ये ग्लोबल डिप्लेटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर करता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस है। तो अभी एक प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इंट्रोड्यूस कर दिया, वहीं क्योटो प्रोटोकॉल से हम ग्रीन हाउस गैसेस को एलिमिनेट करने की बात करें तो दो प्रोटोकॉल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक केगाली अमेंडमेंट लाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही एक ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल लाया गया, दैट वाज केगाली अमेंडमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन फिर हो गया ये। अब कुछ और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जब हाइड्रो, इन सबको हटा दिया हमने जो इंडस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट रूल कर रहे थे, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किया गया। देखिए इन्हें एलिमिनेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया और इनको एलिमिनेट करने के लिए इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो चाहिए था, सो उन्होंने अडॉप्ट किया HFC, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अडॉप्ट कर लिया इन सारे सॉल्यूशंस के लिए, इन एप्लीकेशंस के लिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अडॉप्ट किया तो ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, एक नई प्रॉब्लम। सो अब इससे बचने के लिए क्या किया? केगाली अमेंडमेंट लाया गया कि भाई अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी एलिमिनेट करेंगे, हम इंडस्ट्री में कुछ और लेकर आएंगे। सो व्हाट वर इंट्रोड्यूस्ड? अमोनिया, प्रोपेन एंड हाँ ब्यूटेन, इसमें यहाँ पे प्रोपेन यूज किया जा रहा है ना, एंड हाइड्रोफ्लोरो ओलाफिन। फ्लोरो ओलाफिन, ये 3 केमिकल्स, और इसमें जो लेटेस्ट और सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज HFO, हाइड्रोफ्लोरो ओलाफिन। यस, HFC की जगह। और इसके अलावा एक और है जो प्रोपेलेंट की फॉर्म में यूज किया जा रहा है, ऑक्टियोन 1100। ये भी एक केमिकल का नाम है, that is being used for means aerosol spray, ऑक्टियोन 1100 एंड हाइड्रोफ्लोरोओलाफिन। ये जो है लेटेस्ट डिस्कवरी है जो बहुत तेजी से अब इन केमिकल्स को एलिमिनेट करने में हेल्प कर रही है और इंडस्ट्री को पूरी तरह इन केमिकल्स पर शिफ्ट किया जा रहा है। सो these are very important, you should know about that. So this is our air pollution. यहाँ तक पोलर वर्टेक्स इज ए वेदर सिस्टम
आप ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो विंटर सीजन में आपके पोल्स के पास में जेट स्ट्रीम की वजह से कोल्ड एयर के ट्रैप होने की वजह से एक बड़ा साइक्लोन बनता है, दैट इज पोलर वर्टेक्स। हाँ, तो एक इतना याद रखिएगा, विंटर सीजन में जेट स्ट्रीम कोल्ड एयर को अपर एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देती है, सो वहां पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन बनता है और दैट इज कॉल्ड पोलर वर्टेक्स। और वहां पर कुछ स्पेशल कोल्ड क्लाउड्स बनते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास बनते हैं। सो दोज क्लाउड्स और उन वो क्लाउड्स और ये वर्टेक्स का जो वेदर सिस्टम बनता है, जो एयर को नीचे से ऊपर उठाता है और ऊपर इन केमिकल्स को रिलीज करवा देता है, दैट्स द थिंग। ओके, ये ऑलरेडी होता है उनके अंदर। वो सारा हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह का, देन वो सारा ये वेदर सिस्टम ऊपर लेके जाएगा, दैट्स द थिंग। और कोई डाउट एयर पोल्यूशन में? कोई भी डाउट? सो आप पीवाईक्यूज देखेंगे। अप्लाई करें जो भी जाना है अब तक ध्यान से। सी है ना, ट्यूबलेस टायर का कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन वो नॉर्मल होता है उसमें, यहाँ इन इन सब्सटेंसेस का कोई एप्लीकेशन नहीं। नेक्स्ट वन, राइट। होल्ड, ये उस साल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको भी लिया है। वाई? बिकॉज एक द हिंदू को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, सारी नॉलेज आप बुक से या किसी इस चीज से नहीं ले सकते। सो यहां पर आप देखिएगा, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश मीन्स कोयले को जलाने के बाद जो ऐश, दैट इज फ्लाई ऐश। ट्राई करना चाहेंगे? सी, राइट, गुड। फ्लाई ऐश, जो कोल के जलने के बाद जो ऐश बचती है, उसमें एक तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो आपका सी सही नहीं है ना, होते हैं। यस, इट्स ए। सो ठीक है, डलते हैं, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, बट नो टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है ये। आपको देता है आर्सेनिक, फ्लाई ऐश से बनी हुई ब्रिक्स अब यूज होती है। ब्रिक्स पहले मिट्टी से बनाई जाती थी, ठीक है, उससे सॉइल का प्रॉब्लम आ रहा था कि आपकी जो फर्टाइल सॉइल की जो अपर लेयर है वो ब्रिक्स किल्स वाले ले जाते थे। सो अब गवर्नमेंट ने देखा कि जो फ्लाई ऐश है वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास ऐसे ही यूजलेस पड़ी रहती है और वो एनवायरमेंट को कंटामिनेट कर रही होती है, बिकॉज इट हैव आर्सेनिक, ठीक है, लेड, लेड एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। सो द इशू क्या, अब क्या करा है उन्होंने, वो उठाओ, वो भी तो मिट्टी है एक तरीके की, और देन उनसे बनाओ ब्रिक्स, और उन ब्रिक्स से बिल्डिंग बनाओ। सो आपके जो फर्टाइल सॉइल है उसको मत निकालो, है ना, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये उन्होंने तो ब्रिक्स और पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसको बनाने के प्रोसेस में भी ये यूज हो रहा है। यस, सीमेंट बनाने में यूज हो रहा है। सो द आंसर विल बी, और यहाँ पर इसने कहा है कि नो टॉक्सिक एलिमेंट, नो इट हैव टॉक्सिक एलिमेंट्स, है ना, 3 तरह के टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं। सो आर्सेनिक एंड लेड सबसे ज्यादा होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सीमेंट जो हमारा उसको पोर्टलैंड कहते हैं, कि फर्स्ट टाइम वो ब्रिटेन के पोर्टलैंड में यूज किया गया था, उसको उसको टेक्निकली पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, जब आप मींस पढ़ेंगे, टेक्निकल स्टडी करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वन, ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट, इसे रहने दीजिए, इसे रहने दीजिए आप, इसमें इसको टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है इसलिए इसको रहने दीजिए, इसे करिए।
मीथेन तो कभी हमने पॉलिटिंग गैस मानी, मीथेन तो किसी भी लिस्ट में नहीं थी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मींस 1 2 3 4, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है ना, 1 2 3 4 इज राइट, सॉरी, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर ग्लोबल वार्मिंग गैस, है ना। सो है ना, लेकिन ये डायरेक्ट कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाती है, किसी भी लिस्ट में ये नहीं है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लेमेबल होती, बिल्कुल, हमने एनर्जी में देखा था ना कि मीथेन को अगर हम ट्रैप करके फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, देखिए, हमने जितनी भी लिस्ट पढ़ी थी उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी बिकॉज इट्स टॉक्सिक। पॉल्यूशन में हम उन्हीं गैसेस को स्टडी करेंगे दोज आर टॉक्सिक, जो डायरेक्ट आप इनहेल करें और आपकी बॉडी को डैमेज करें, डायरेक्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करे बॉडी को डैमेज करे। कार्बन डाइऑक्साइड में हम सांस ले रहे हैं अभी भी, बट वो हमारी बॉडी को कोई डैमेज नहीं कर रही है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से कब मरता है इंसान, जब आपकी चारों तरफ से क्लीन एयर आने का बंद कर दे, ऑक्सीजन आने का सारे रास्ते बंद कर दे और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी, तो अब आप सांस में क्या लेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा ऑक्सीजन, देन आदमी दम घुट के मरता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड से टॉक्सिक इफेक्ट से नहीं मरता है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैव सम एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, कार्सिनोजेनिक हमने देखा। देन फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो है इंपैक्ट कर रही है, एसिड रेन, है ना, ये सारा इंड्यूस कर रही है। सो इट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग और हमारी लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। एंड देन फिर सल्फर डाइऑक्साइड, आप लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड सांस में, आपको पता चलेगा। सो इट इज ऑल्सो ए टॉक्सिक गैस, तो तीनों टॉक्सिक गैस है। सो ये तीन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। मीथेन इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। So these are not directly toxic, they are harmful for the planet, but उसको फिर हम ग्रीन हाउस गैस की तरह ट्रीट करेंगे, पॉल्यूशन इंडेक्स में कभी भी नहीं रखेंगे, that's why। ये पढ़िए, वन टू थ्री, 1 and 3 और बोलिए। नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा रिकॉल करें, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रिकॉल करें। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जब हमने इतना इतना एक एक करके पढ़ते हैं स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, राइट। हम एग्रीकल्चर सॉइल मींस हम उसमें फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या बायो फर्टिलाइजर्स हो। फाइनली नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बन रहे हैं और कुछ पार्ट उसका गैसियस फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। सो स्टेटमेंट इज राइट। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, डायरेक्टली वो मीथेन करते हैं, बट कैटल डंग जब डिकम्पोज होगा तब क्या कैसी बदबू आएगी, जहाँ पे बहुत सारी गाय बंधी हुई होती है, भैंसें बंधी हुई होती है। सो वहां पर अमोनिया होती है, इसी वजह से तो नाक में जलन होता है ना। ये हमने डिस्कस किया था। यूरिन बहुत सारा जहां पर होगा, गोबर सड़ेगा जहां पे, सो इट विल रिलीज, डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है बायोमास का, बायो वेस्ट का। सो उसका एक स्टेज में हमने पढ़ा था कि अमोनिया रिलीज होगी। इसलिए मैं कह रहा था कि वो कर रहे हैं, बट डिकम्पोज मटेरियल दे रहे हैं ना, वो डिकम्पोजिंग मटेरियल है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूरिन और डंग दे रहे हैं, गोबर, और उनका डिकम्पोजिशन होगा। सो अमोनिया होगा यहाँ पे। यस, या तो आप आर्टिफिशियली करवाएं या कुछ बायोमास को वहां डिकम्पोज करके बायो फर्टिलाइजर डालें वहां पे। सो फाइनली वहां पर कुछ ना कुछ फिक्सेशन होने के बाद रिलीज होगा। फर्स्ट एंड सेकंड राइट। पोल्ट्री इंडस्ट्री एक्टिव रिएक्टिव नाइट्रोजन मींस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के आयंस ही होंगे। सो घुमा फिरा के बाद नाइट्रेट एंड नाइट्राइट पर ही लाना चाह रहा है ना, बस सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की बात है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स की बात कर रहा है, सो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फाइनली आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट बिल्कुल। पोल्ट्री इंडस्ट्री कैसे करती है, एनिमल हस्बेंड्री जहां भी होगी आपको बहुत सारा एक्सक्रीटा या फीकल मटेरियल मिलेगा,
या तो आप उसको वैसे छोड़ दो, है ना, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे देन वो डिकम्पोजिंग शुरू करेगा एंड देन नाइट्रेट के ऑक्साइड्स वो रिलीज करेगा ही। आगे हम वाटर पॉल्यूशन में भी देखेंगे कि कैसे एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर ये दोनों वाटर पॉल्यूशन में यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, हाँ बस वही सारे आयंस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के आयंस। सो फाइनली द आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आएंगे ही, अमोनिया आएगा ही, ये हमेशा याद रखिएगा। और मैं आपको फैक्ट क्यों याद कराऊं, जब हमने नाइट्रोजन साइकिल को इतना डिटेल में पढ़ा है और डिकम्पोजिशन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा है ना, काफी अच्छे से पढ़ा है। सो आपको अपने आप इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिस्ट लंबी नहीं कर रहा हूं और कीवर्ड्स पे ले जाकर के रोक रहा हूं। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड मीन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जहां भी कम्बिशन हो रहा है। अब जगहों की चीजें मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, जिस दिन यूपीएससी लेकर आएगा कोई नई बात लेकर आएगा, बट आपको कीवर्ड नहीं, आप की कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। सो वो साइकिल याद करिए और ये तीनों चीजें आपको मिलेगी। सो द आंसर विल बी दिस वन करिए। कीवर्ड की कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है और अब आपसे पूछा जा रहा है। 1 and 4 क्या 1 and 2 आएगा। सल्फर साइकिल याद करिए। यस, मोनोऑक्साइड हमने डिस्कस किया था। मीथेन भी माइनर लेवल पर निकलेगी। मीथेन बायोमास की बर्निंग से निकलती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यस, मीथेन डीकंपोजिशन पे निकलती है, लेकिन बायोमास बर्निंग में भी माइनर अमाउंट उसका निकलेगा। वुड जलेगा तो बहुत सारी गैसेस निकलेंगे। वुड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? वुड में मेजर पार्ट कार्बन का, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज। टेम्परेचर हाई है सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विल रिलीज, और उसमें बहुत सारा अमीनो एसिड्स है, उनकी बर्निंग से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर के कंपाउंड्स भी वुड में होते हैं, है ना, सल्फर बायोमास का पार्ट होता है, सो सल्फर डाइऑक्साइड विल रिलीज, और ओजोन विल रिलीज एज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हाँ, सो फाइनल 1 2 3 4 विल बी, हाँ, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब निकलेंगे तो फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन से फाइनली आपको ओजोन भी मिलेगी। तो वो तो ऑक्सीजन निकलने के बाद रिएक्शन होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ओजोन रिएक्शन होगा और फिर वहां पर ओजोन निकलेगी। हमने ओजोन बनने का पूरा वो देखा है। सो द आंसर विल बी 1 2 3 4। सल्फर कंटेंट है उसके अंदर बायोमास में, क्यों नहीं है सल्फर कंटेंट? हमने सल्फर साइकिल में देखा कि सल्फर बायोमास में एंटर करता है। सल्फर हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट, उसमें सल्फर कंटेंट है, सो बर्निंग के बाद आपको सल्फर भी मिले, बिल्कुल बनेगी। पढ़ते हैं। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी, राइट। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बताए सही है गलत? सल्फर कंटेंट होता है कोल में, मैंने बताया था, और जहां भी कोल बर्न होगा सो सल्फर डाइऑक्साइड, और कोल बर्निंग में हाई टेम्परेचर, सो इट विल रिलीज ऑल्सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, है ना। थर्ड वन इज हाई एश कंटेंट। अब दिमाग पे थोड़ा जोर डालें और पिछले जो सेशन हुआ था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको याद करें। सो हमने 4 तरह के कोल पढ़े थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस में था? एंथ्रासाइड में, और लोएस्ट नीचे से पीट में, देन लिग्नाइट में। जो कार्बन कंटेंट कम है तो उसमें दूसरे कंपाउंड्स ज्यादा हैं, यानी बर्निंग के बाद कार्बन तो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और पीछे से जो जो भी यूजलेस कंपाउंड्स है वो ऐश की फॉर्म में मिलेंगे। सो इंडिया में सबसे ज्यादा कोल कौन सा मिलता है? लिग्नाइट एंड पीट, है ना।
बिटुमिनस थोड़ा सा मिलता है और मेजर पार्ट हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट राइट है। सो डी विल बी आंसर, है ना। अब एक्चुअली आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि अब दूसरे टाइप से ऑप्शन बनाए जाते हैं, कुछ शायद आ भी जाएंगे आपके सामने, वन ओनली टू ओनली थ्री। सो अब आप एलिमिनेशन ज्यादा एफिशिएंटली नहीं कर सकते। सो आपको या तो नॉलेज है तब टिक करेंगे, या तो नहीं है तो बात खत्म। चलिए ऐसे करें। सी 1, 3 एंड 4, बेंजीन एंड बेंजोपायरिन, टालोइन, स्टाइरिन। याद आया? स्लाइड्स पे चलते हैं, कोई बात नहीं, नो इशू। यहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े हैं। कहाँ गया वो? हाँ, बेंजीन एरोमेटिक, ये डायग्राम याद आया? ठीक है, नाम याद करो, बेंजीन, टोलुइन, xylene, स्टाइरिन, बेंजीन एंड बेंजोपायरिन। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेंजीन के, अलग अलग डेरिवेटिव्स। और ये कहाँ एप्लीकेशंस थे, इन्हें देखें, क्या इनके इम्पैक्ट्स थे, इन्हें देखें। याद आ रहा है अब? और बेंजीन का मेजर एंटी नॉकिंग में हमने टोलुइन को देखा था, एंजाइलिन को देखा था। ठीक है, एप्लीकेशन देख लो फिर सॉल्व कर लेना उसको। एंटी नॉकिंग, अरे इंजन की आवाज। तुम तो बादाम भी खाते हो। इसका अगला था। सो हमने देखा था कि बेंजीन व्हीकल एग्जॉस्ट में आएंगे बिकॉज ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट। बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स लाइक टालोइन एंटी नॉकिंग एजेंट में है तो व्हीकल के साथ आएगा। टोबैको स्मोक, है ना। अब सिगरेट हो या बीड़ी हो या सिगार हो, सभी में निकोटिन है, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। आप स्मोक करेंगे तो कुछ आपके लंग्स में जाएगा और कुछ, है ना। आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वुड बर्निंग बायोमास बर्निंग में था था बायोमास बर्निंग में मैंने बताया था कि बेंजीन के कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है बायोमास बहुत। उसमें सब मिलेगा। और टोबैको भी तो क्या है, एक तरह का बायोमास ही तो है ना। एक पत्ती है जिसको तोड़कर, उसमें बस निकोटिन बहुत ज्यादा है, बाकियों में थोड़ा कम होगा, है ना। सो वुड फर्नीचर, देखो वुड फर्नीचर एंड पॉली यूरेथ्रीन, ये तो होगा ही नहीं, इसकी तो हमने बात ही नहीं की थी, है ना। ये फॉर्म बनाने में काम आता है, जो सीट्स का जो फॉर्म होता है उसको बनाने में काम होता है। बट पॉलीयूरेथ्रीन का तो है नहीं, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसके फॉर्म्स बनाने में, गद्दियां बनाने में। जो आपकी सीट्स होती हैं, सीट्स व्हीकल की, उनमें एक फॉर्म होता है प्लास्टिक टाइप फॉर्म, दैट इज मैट्रेस वगैरह में भी लगता है वो। हाँ, देखिए वुड में जो पेंट होता है फर्नीचर का, उसमें बेंजीन कंपाउंड्स होते हैं, बट आपको एक्सपोजर नहीं देते हैं। थोड़े ही टाइम में जैसे ही वो सूखेगा वो सारे कंपाउंड्स रिलीज हो जाते हैं। सो आपको कोई डायरेक्ट एक्सपोजर या हार्म नहीं दे रहा है। सो फाइनली हमारा ऑप्शन ए ही टिक हो पा रहा है। होगी बट उसमें इतना मेजर पोल्यूशन लेवल का कंपाउंड्स नहीं होगा, थोड़ी सी स्मेल होगी वो। हाँ, मीन्स ये स्पॉन्ज वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ निकलेगा। लेकिन ये एक बड़ा एक्सपोजर नहीं दे रहा है। ठीक है, ये वर्ड इन्होंने यूज किया ना, एक्सपोजर, ये आप देख, इस पे ध्यान दीजिए। निकल रहा है बट आफ्टर द ड्राइंग ऑफ द पेंट इट विल नॉट रिलीज एनी बेंजीन। अभी अभी इस पे पेंट हो रखा है इस पोडियम पे, है ना, और यहां भी है पेंट,
बट क्या अभी बेंजीन एक्सपोजर दे रहा है हमको? नहीं, और इसका तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स द थिंग। हाँ, इसलिए आप इसको टिक नहीं करेंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे। सो आपके राइट होगा ये एंड ये, ऑप्शन ए विल बी राइट। कितने हैं क्वेश्चन? काफी हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल हो गया था। पीछे हटो। 2 and 3, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट रिलीज फ्रॉम कॉपर प्लांट्स, है ना, वो कंज्यूम हो जाती है इंटरनल रिएक्शंस के अंदर, बनती तो है बट, हाँ है ना, यूजुअली कॉपर स्मेल्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जानी जाती है, जान लेने वाली। तो लीथल वर्ड पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो इतनी क्वांटिटी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, बट वो इंटरनल रिएक्शंस में ही कंज्यूम होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑप्शन 1 इज नॉट राइट, पॉइंट स्टेटमेंट 1 इज नॉट राइट। सेकंड, स्लैग में, जब कोयले की स्लैग में पॉइजनस एलिमेंट्स हैं, कॉपर की में क्यों नहीं होंगे? आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी आपको आर्सेनिक मिलेगा, लेड मिलेगा। स्लैग मीन्स पीछे से बचा हुआ कचरा जो होता है, दैट इज स्लैग। एंड थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट ही इसका मेजर ओर है ना। सो कॉपर प्लांट्स को सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए ही जाना जाता है, बहुत ज्यादा एमिशन करते हैं, इवन इतना एमिशन करते हैं कि जहां पर कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं उसके साइड में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्लांट भी लगा दिया जाता है, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो वो पॉल्यूट करेगी। सो क्या करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे उस गैस को, और उसको आप किसी वाटर टैंक में रिलीज करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करके बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, और सल्फ्यूरिक एसिड भी काम तो आता ही है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। सो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जहां भी होते हैं उसके साइड में या उसके उसके सब्सिडरी के फॉर्म में एक सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट बनाया ही जाता है। आयरन स्मेल्टिंग में भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल निकलती है। हाँ, और उसके स्लैग को यूज करते हैं रोड्स बनाने में। हाँ, किस चीज की? दो, नहीं अलग अलग है, बिल्कुल अलग। बिल्कुल, स्मेल्टिंग का प्रोसेस भी अलग होगा, आयरन का स्मेल्टिंग प्रोसेस कुछ अलग होगा, है ना, कॉपर का अलग होगा। सो आयरन स्लैग भी, उसमें भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, और इसलिए उसको रोड बनाने में लगा देते हैं सारा, है ना, ऐसे फेंकते नहीं है कभी भी। फर्नेस ऑयल, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और सभी सही है। ऑयल प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट था, एंड हमने देखा पावर जनरेशन में यूज हो रहा है ये, एंड सल्फर कंटेंट होता है इनमें, इसमें डीजल में सबसे ज्यादा सल्फर कंटेंट होता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, है ना, पैराफिन, केरोसिन, है ना, देन एक सब्सटेंस मिलता है फर्नेस ऑयल, ब्लैक कलर का ऑयल होता है जिसको जलाने में काम में लेते हैं, एज ए फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें सल्फर कंटेंट काफी होता है। कोल कम्बिशन एट थर्मल पावर प्लांट, हाँ वेरी गुड। ये तो वो, इसलिए थंब रूल याद रखो, थंब रूल ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन होगा। थंब रूल है कि जहां हाई टेम्परेचर हो रहा है, सो थर्मल पावर प्लांट में आप कोल्स को लार्ज क्वांटिटी में बर्न आउट कर रहे हैं, सो हाई टेम्परेचर आ रहा है आपके पास, हाई टेम्परेचर आ रहा है, सो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली कोल इज कार्बन, है ना, सो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और कोल कंटेन्स सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सो ऑल आर राइट।
थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अलर्ट होके चीज़ों को मेमोरी में बना के, है ना, रट्टा मारने से तो क्वेश्चन गलत ही होगा, है ना। ये एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि रट्टा मारने से क्वेश्चन गलत होता है। सो इसमें ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर आ जाते हैं। सही है ना, सही तो किया मैंने। ठीक है, चश्मा नहीं पहना तो इतनी गलती भी नहीं करूँगा। चलिए इसे ट्राई करें। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे ट्राई करें। चलिए, हाँ, क्या इंक्रीमेंट मीन्स, जिसमें मीन्स रेनी सीजन इज काइंड, है ना, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बादल छाए हुए हैं, दैट इज इंक्रीमेंट। रेनी सीजन को हम कह सकते हैं। सी, देखिए, ए 1 3 एंड 4, राइट, गुड। देखिए थोड़ा साइड में बढ़ा दे वो मिड स्ट्रीम में पड़ जाता है, फिर ऊपर पड़ जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ओनली 2.5 ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, 10 नहीं करेगा। अब इसमें स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट इज राइट, आप ये टेबल देखेंगे, है ना, WHO की जो टेबल है मैं ला देता हूँ आपके सामने। सो फर्स्ट इज दिस, सो WHO 5 and 15, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हो गया। पूरे 24 आवर्स का जो मीन निकाला जाए, हर घंटे कितना कंसंट्रेशन है, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी आपने 10th में, उससे एक मीन कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज मीन ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। सो ये 5 and 15 फॉर 2.5 and 10, सर ये इसका ये जस्ट पेट्रोलियम से पहले कहाँ, PM माइक्रोग्राम्स मीटर क्यूबिक। सो अब मैं स्टेटमेंट पे फिर से चलूं। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट उस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इन ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट वेदर। ओजोन के लिए सनलाइट चाहिए आपको, और इंक्रीमेंट वेदर में जब क्लाउड्स होते हैं तो सनलाइट प्रॉपर्ली ट्रोपोस्फियर को मिल ही नहीं रही, लोअर ट्रोपोस्फियर को मिल ही नहीं रही होती। स्टेटमेंट 2 इज गलत, रॉन्ग, ओके। देन 10 PM 10 पेनिट्रेटिंग, ठीक है, लंग बैरियर को क्रॉस करती है। हमने डायग्राम बना के समझा था कि लंग बैरियर को सिर्फ 2.5 ही क्रॉस करता है, 10 लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है, एंड देन आपको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये बीमारियां देता है ना, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग, ओके। सो ये रॉन्ग हो गया। देन एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर एस्थमा, राइट, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा, है ना, ऐसे होते हैं। यस, सनलाइट की वजह से ही वो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी ना स्मॉग में, वो सारी केमिकल रिएक्शंस कलेक्टिवली कहलाती है फोटोकेमिकल केमिकल रिएक्शन। उससे तो ब्रेकडाउन होगा उनको, और एक वो फ्री ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल में वो आप कर रहे हैं ओजोन डिप्लेशन और ओजोन ओजोन लेयर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप। कौन सा, ये सेकंड, देखिए उस डायग्राम की तरफ चलते हैं हम जहां पर हमने ये स्मॉग को बनते हुए समझा था। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, गड़बड़ हो गई है कुछ, कोई बात नहीं, ये रहा स्मॉग। हाँ, सो ये जो भी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी सनलाइट, और सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं स्पेशली, वो रोल प्ले कर रही थी। और जब रिएक्शन हो रही थी, तो लाइक ये बना, एंड देन फिर एक फ्री रेडिकल है, यहाँ एक फ्री रेडिकल बना था, ठीक है, याद आ रहा है, कल की ही बात है, ठीक है। सो ये फ्री रेडिकल जाएगा
अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट करके ओजोन दे रहा है आपको। सो फाइनली सनलाइट का होना कंपलसरी है। अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से फ्री रेडिकल बना और उसकी वजह से वापस यहाँ हाँ रिएक्ट होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था ब्राउन हेज एंड ग्रे हेज। तो मैंने बताया था कि जब प्रॉपर सनलाइट मिलती है तभी स्मोक के ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं और प्रॉपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी उसमें बढ़ेगी। सो वो ब्राउन हेज बनती है। तो आपको ये याद है कि सनलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर, ये अल्ट्रावायलेट रेस ब्रेक डाउन करती है रिएक्ट करवाती रिएक्शन करवाती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। है। यहाँ ब्रेक डाउन किया अब ब्रेक डाउन भी तो एक तरह की रिएक्शन है। ब्रेक डाउन, जॉइनिंग, एवरीथिंग इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन। अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, यस। तो जो भी हो रहा है, जो जॉइनिंग हो रही है या ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फाइनली हम उसको कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन है तो, और वो लाइट कंपलसरी है उसके होने के लिए, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर ओजोन बनने के लिए क्या कंपलसरी एलिमेंट है? इन केमिकल्स के साथ साथ लाइट का होना जरूरी है, तभी तो ब्राउन हेज बन रही थी। और ब्राउन हेज में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ओजोन प्रॉपरली मिल रहा था आपको। तो अब हम स्टेटमेंट की तरफ फिर से चलें। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। सो अब हम उस स्टेटमेंट पर वापस चलते हैं। सो ओजोन पॉल्यूशन में इंक्लीमेंट मींस आपके वेदर में क्लाउड्स हैं, सनलाइट नहीं आ रही है, सो यू विल नॉट गेट ब्राउन हेज, और ब्राउन हेज में आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ओजोन मिलेगा। सो स्टेटमेंट 2, हाँ ग्रे में ये सारे रॉ फॉर्म में मिलेंगे, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स आपने एमिट किए हैं अपनी एक्टिविटी से, व्हीकल एग्जॉस्ट वगैरह से, वही मौजूद रहेंगे। ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, तो ओजोन और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी ही नहीं। सो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत। तो अब क्लियर हुआ आपका? पढ़िए इसे। हाँ, तो इसलिए तो ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या सी बी ली सी बी ए बी सी। डी ओके ठीक है ठीक है, सबके ठीक है। अब मैं बता ही देता हूँ। हाँ क्या है हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स, क्या एप्लीकेशंस हो सकती है इनकी? बिल्कुल बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हो। ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो भी एप्लीकेशंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये जो ग्रुप है इनका, उन एप्लीकेशंस पे कंसंट्रेट करते हैं। सो एरोजोल्स स्प्रे, फोम एजेंट्स, राइट, फायर रिटेंट्स, उसमें भी आपको एरोजोल स्प्रे यानी प्रेशर के साथ चीज, हाँ ये तो उसमें भी प्रेशर के साथ जब आप किसी चीज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, सो यू नीड ए प्रोपेलेंट। ल्यूब्रिकेंट, बात की थी ल्यूब्रिकेंट की, या ल्यूब्रिकेंट का कोई एप्लीकेशन निकल के आ रहा है आप देखें? कूलिंग, हाँ ब्रेकिंग के अंदर आपने बताया था वो बता रहे थे आप गाड़ी की ब्रेक मारना तो क्या यूज होता है मैग्नीज पार्टिकल्स, मैग्नीज पार्टिकल वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। लेकिन उसका यहाँ क्या मतलब है उसका? लुब्रिकेंट, अब मैग्नीज पार्टिकल रिलीज हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के जो एप्लीकेशंस हमने देखे थे, कूलेंट है ना, रेफ्रिजरेशन, प्रोपेलेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्लीनर की फॉर्म में है ना, क्लीनिंग एजेंट, कहीं भी आप लुब्रिकेंट को रिलेट कर सकते, तो मैं राइट लगा देता हूं। ये नहीं है, कहीं भी रिलेट कर सकते हैं क्या आप इसको? सो देखिए ल्यूब्रिकेंट्स आपके व्हीकल्स में, इंजन्स में डाले जाते हैं,
चेन्स में, मशीन्स में, जहां भी है ना, उनको किया जाता है। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या इसको इन सारी एप्लीकेशन से? सो ओनली 3। ओके, बस। फोम एजेंट मीन्स फोम को बनाने के लिए। तो मैंने बताया था कि जो प्लास्टिक फोम जो बनता है सो पैकेजिंग में, सो दैट इज ऑल्सो, सीड फॉर्मर की बात हो रही वो एक अलग सब्सटेंस है। पॉलीयूरेथेन वो अलग है। है। सर्टिफिकेट की तो वो प्रेशराइज्ड है। हाँ, प्रेशर प्रेशर वाले हैं, ठीक है। अरे चलो दिखाता हूं मैं तुमको, कहाँ गया? हाँ ये रहा। चलो देख लो अब ऐसे, कोई डाउट लेके मत जाना। हाँ, डाउट लेके मत जाना बस। ओके, ये हाँ, एक एप्लीकेशन है इसका कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग जो होती है, लाइक जो थिन प्लास्टिक जो होता है ना, अगर नोट किया था आपने, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। थिन जो प्लास्टिक होता है जो फूड पैकेजिंग में यूज होता है, ऊपर से एकदम पतला सा प्लास्टिक, है ना, देख इमेजिन कर पा रहे हैं? आ रहा है दिमाग में, याद है ना? दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ दीज फ्रेयॉन्स एंड हेलॉन्स, है ना। तो ये अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम आता है। हम यहाँ थे, यहाँ आ गए। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इससे इसे इसे नहीं करेंगे, इससे ट्राई करें। कल कल जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखे थे वो किसी ने ट्राई किए? पीपीटीज आपके पास हैं? नहीं किए? करना चाहिए ना। अभी हम हैं तो बात हो जाएगी फिर। चलिए इसे करते हैं, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं। अगर ये रिपोर्ट आपने नहीं भी पढ़ी होगी तब भी आप इसका आंसर देने के लायक होने चाहिए। ऑप्शन डी, गुड। अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, वो न्यूज नहीं भी पढ़ी है, तब भी हमने इतना जान लिया है कि थर्मल पावर प्लांट्स आर बिगेस्ट बिगेस्ट या लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी सोर्सेज हैं बट ये भी है, ठीक है। एंड शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो भी रिसेंटली जो है अभी 2024 जो है हॉटेस्ट ईयर रहा है, और हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट क्रॉस कर लिया है ना। यही डिसाइड था ना 1. अभी हम आगे क्लाइमेट चेंज में पढ़ेंगे भी, और इस साल जो 2024 का टेम्परेचर 1.55 रहा था, सो ये हॉटेस्ट था। तो कुछ साइंटिस्ट के भी दो ग्रुप बन गए थे। कुछ कह रहे थे कि अब हम वो जो थ्रेश होल्ड वैल्यू है उसको क्रॉस कर गए हैं, सो अब इम्पैक्ट आने शुरू होंगे। बट बहुत से साइंटिस्ट कह रहे थे कि हो सकता है 2024 हॉटेस्ट ईयर रहा हो, बट इसके कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं। 2025 का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसी भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो उन्होंने क्या रीजंस बताए थे शिप्स को देख करके मुझे याद आ रहा है, वो रीजंस आप सुनिएगा। हाँ, पूरी अर्थ का मोर देन इंडस्ट्रियल लेवल। तो 1.5 तो बल्ब सर्दी हम सब कोर्ट में होते हुए मुझे पसीना आ रहा है। 1.5 मीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो टाइम था, उस टेम्परेचर से हम इतने ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं तो हम क्लाइमेट चेंज में जान लेंगे अच्छे से, बट उससे हम इतना हो गए, इतना होना नहीं चाहता, इसको कंट्रोल करना था, अब हो गया है। तो क्यों हो गया है? या तो ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कुछ और फिनोमिनाज भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हो सकता है 25 इतना हॉट नहीं हो जितना ये है। क्या थे वो फिनोमिनाज? एक ये बताया गया कि जो साउदर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर एक अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, सो उसकी वजह से 2024 थोड़ा सा ज्यादा गर्म है। एक फिनोमेना ये बताया गया कि ये जो साल है 2024, दैट इज ईयर ऑफ सोलर मैक्सिमम। हमने सोलर साइकिल्स पढ़े थे साइंस एंड टेक में, सो उसमें हमने देखा था कि सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स, है ना, फ्लेयर्स बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती है इन एवरी 11 ईयर्स, पढ़ा था।
सो एवरी ये वो साल है जिसमें सोलर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, इससे अर्थ सन की ज़्यादा हीट रिसीव कर रही है। इस वजह से 2024 जो है एक हॉटेस्ट ईयर हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ ये फैक्टर्स भी अर्थ को गर्म कर रहे हैं, तो 2025 में ये नहीं रहेगा तो हो सकता है अर्थ फिर से कूल डाउन हो। एक और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताया था, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को रोकने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, सो एक बड़ा एमिटर तो है थर्मल पावर प्लांट, एंड अनदर बिगेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज शिपिंग इंडस्ट्री। जो शिप्स होते हैं वो डीजल पर चलते हैं और बहुत ज़्यादा डीजल कंज्यूम करते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए बिग एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब बहुत सारी कोशिशें ऐसी की गई जिसकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री का सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन कम हो गया। तो अर्थ ठंडी क्यों हो रही है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसके जो एरोजॉल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाकर एक लेयर बना देते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड के एरोजॉल्स यूजुअली आपको एसिड रेन देते हैं, है ना, बट वो जब तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं तब तक वो एक रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं, और जो सोलर लाइट आप तक पहुंच रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ को कूलिंग इफेक्ट दे रहे थे। अब शिपिंग इंडस्ट्री पे कंट्रोल्स लगाए, सो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो गया, सो रिफ्लेक्टर्स कम हो गए, सो अर्थ इज रिसीविंग मोर, यू नो, यस, पहले से चल रहे थे, अब उसका इफेक्ट सामने आ रहा है, इम्पैक्ट सामने आ रहा है। इसकी वजह से अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से कम हो गई। इट्स अ गुड न्यूज, बट उसकी वजह से एक थोड़ा सा हमें हीटिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा। सो आपने जैसे कल इंजीनियरिंग की बात की थी, है ना, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग, सो ये क्या है हमारा, जो वो हम आगे बात करेंगे, अभी इसे जाने दीजिए। यहां तक समझिए कि अर्थ 2024 यूजुअली हॉटेस्ट क्यों रहा। तो सल्फर डाइऑक्साइड और शिपिंग इंडस्ट्री से मुझे एक अच्छा सा फैक्ट याद आया, सो वो आगे बात करेंगे। चलिए, लार्जेस्ट तो पावर प्लांट, हाँ चारों हैं, बट लोकोमोटिव इंजन तो डीजल इंजन आपने देखे होंगे, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्रेन का जो इंजन होता है उसको लोको इंजन कहते हैं, लोकोमोटिव इंजन, इसलिए ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है। सो लोकोमोटिव से पता चलना चाहिए आपको ट्रेन्स, तो ट्रेन्स के डीजल इंजन में यूज किया जाता है ना। देन शिपिंग ये भी करता है, शिप्स में भी डीजल इंजन यूज होता है। देन, है ना, मेटल ओर्स, सो मेटल ओर्स में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड, चलिए ये तो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, थोड़ी सी इधर उधर से लाइट बातचीत होगी। चलिए, ज्योग्राफी क्लासेस हो गई, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। जितना भी है कल आप लिख कर लाएंगे, इस एक आंसर को आप जितने भी लोग बैठे हैं लिख कर लाएंगे, एंड देन हम देखेंगे कि कितना आपने पिछले दिनों सर्दियों में न्यूज़पेपर पढ़ा। हाँ, ये जो सर्दियां चल रही थी, अब मेरे लिए, मुझे तो अभी पसीना आ रहा है, आज हॉट है बहुत। हाँ हाँ, लिखने की कोशिश करें, लिखिए लिखिए, है ना, एटलीस्ट आपका ज्योग्राफी का भी एक रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, ये प्रोग्राम हमने पढ़ा, सो है ना, इसके की फीचर्स आपको बताने हैं, डिस्कस हो गया है, सीधा फैक्ट नो इफ बट, सीधा सीधा आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। यस, हमने डिस्कस किया। ओके, देन डिस्कस द इन डिटेल द photochemical smog and its formation, effects and mitigation। सो फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, क्या इसके फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस बताना है, इफेक्ट्स बताने हैं, ठीक है, एंड देन मिटिगेशन के लिए क्या करेंगे आप, ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं।
हाँ, स्मॉग का मिटिगेशन क्या हो सकता है? गुथेनबर्ग प्रोटो, वेरी गुड, सिंपल सी बात है, रिड्यूस द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सो अब उस पॉल्यूशन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम करने के लिए क्या क्या, है ना, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपने पढ़े हैं बस। अब गोथेनबर्ग में अभी नहीं जाएंगे, लेट इट। जैसे वो इंजन गर्म होता है लॉन्ग ड्राइव में, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलके वो नाइट्रोजन यस निकलते हैं। यस, तो बैटरी भी तो गर्म होती है, उससे भी उतनी गर्म नहीं होगी बैटरी। कभी देखा है कोई मोटर को इतना ज्यादा गर्म होते हुए कि रिएक्शन करवाना शुरू कर दे? इतनी गर्म कैसे होगी वो? चलिए, सो अब हम इसको, ठीक है, तो अब ये आंसर्स आप लिख के लाएंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट, हाँ, WHO की गाइडलाइंस वाला है, ठीक है, आप लिखेंगे इसको और ट्राई करेंगे। सारा थियरी हम डिस्कस कर सके, और इन्वायरमेंट में बिकॉज इट इज अ साइंस, सो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, कोई फिलोसॉफी कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये सारे, जो भी थियरी आपने पढ़ी है। चलिए अब आगे चलते हैं। ब्रेक तो क्या है, छोटी सी क्लास में, टाइम हो गया, क्वेश्चन में हो गया। टाइम आता है।